अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर सरबराह 20 नवंबर को ISI की कमान संभालेंगे। वज़ीर आज़म हाउस के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक DG की तैनाती के लिए वजारत दिफा ने फहरिस्त इरसाल की थी। इमरान खान ने तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए, जिसके बाद आज आर्मी चीफ से हतीमी मुशावरत के बाद नदीम अंजुम के नाम का ऐलान किया गया। नए DGISI की तकर्री की मंजूरी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DGISI तैनात। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 20 नवंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। फैज हमीद 19 नवंबर तक बतौर DGISI जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। एलामी के मुताबिक मुलाकात नए DGISI की तकर्री के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा थी। वज़ीर आज़म ऑफिस को DGISI की तैनाती के हवाले से वज़ारत दिफा ने फहरिस्त इरसाल की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फहरिस्त में शामिल तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हतमी मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की मंजूरी दी गई। DGISI तैनात किए गए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का वसी तजर्बा रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात किए जाने से पहले कोर कमांडर कराची के ओहदे पर फाइज थे। ISPR के मुताबिक DGISI तैनात किए गए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक 78वें लॉन्ग कोर्स से है। उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। वो किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स की डिग्री रखते हैं। वो मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलोचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के दौरान जनूबी वजीरिस्तान एजेंसी, कुरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत की, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। वो बास्केटबॉल और क्रिकेट शौक से खेलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात किए जाने से पहले कोर कमांडर कराची के ओहदे पर फाइज थे। जिक्र करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जो कहते हैं DGISI की तैनाती का मसला हल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम तंजीम से होने वाले मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बोले। उनके एक मुतालबे के अलावा सारे नुकात हल तलब हैं। फ्रांस के मामले पर हमारी मजबूरियां हैं। एक सिफारत खाना बंद करने का मतलब तमाम सिफारत खाने बंद करना है। कलअदम तंजीम के मामले का मुस्तकिल हल निकालना चाहता। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और वजीर आज़म इमरान खान सब एक पेज में हैं। हमने जो TLP के साथ बात की थी, उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आज रास्ते खोल देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नए DGISI की तकर्री से मुताल्लिक आगाह किया। वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था, वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वजीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। 19 नवंबर तक जनरल फैज साहब ही DGISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजुम साहब जो है वो चार्ज लेंगे। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शेख रशीद ने वाज़ेह किया कि कलअदम तंजीम के एक मुतालबे के अलावा सारे नकात तस्लीम कर लेंगे। डिमांड है कि फ्रेंच एम्बेसडर और फ्रेंच एम्बेसी का यहाँ से, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। फ्रांस जो है वो यूरोप को लीड कर रहा है और सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ्रांस के साथ खड़े हैं। और एक एम्बेसी के खात्मे का मसला ये होगा कि सारी एम्बेसीज जो हैं यूरोप की, जहां हमारे बहुत सारे ओवरसीज भी रहते हैं, उनके लिए वो यूनानिमस हैं। शेख रशीद ने उम्मीद जाहिर की कि कलअदम तंजीम आज तमाम रास्ते खोल देगी। हमने जो TLP के साथ बात की थी, उसमें सारी बातों पर रजामंदी है
انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج راستے کھول دیں گے. ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور سوائے ایک فرانس ایمبیسی کے مسئلے پر ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جو باتیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں اس پر ہم قائم ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں بدامنی نہیں چاہتے جس سے ملک کی سالمیت اور معیشت پر خوفناک اثر پڑے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں اہم اجلاس ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور سیکیورٹی اداروں کے حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے. وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں کالعدم تنظیم کے معاملے پر گفتگو ہوئی. سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. فیصلہ کیا گیا کہ کالعدم تنظیم سے مذاکرات جاری رکھے جائیں گے. جی ٹی روڈ پر کالعدم جماعت کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انٹرنیٹ کی بندش نے مشکلات بڑھا دی ہیں. پنجاب میں کالعدم تنظیم کا احتجاج، تیسرے روز بھی دھرنا جاری. جی ٹی روڈ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات. مظاہرین نے چند گھنٹے کے لیے جی ٹی روڈ کی ایک سائڈ ٹریفک کے لیے کھولی لیکن اسے پھر بند کر دیا. مرید کے کاموں کی اور گجرانوالہ کے شہری رل گئے. مشکلات تو بہت ساری ہیں. 4-5 دن ہو گیا روڈ بند ہے. ٹھیک ہے، پنڈی کی طرف روک کر ہیں تو وہاں پہ وزیر آباد انہوں نے کھڈے کھوڑ دیا حکومت نے. مظاہرین سے جو مذاکرات ہو گئے ہیں تو پھر ان کو روڈ کھول دینا چاہیے تاکہ عوام کو تو کچھ سکھ ملے. ہمارا سامان لاہور میں پڑا ہوا ہے. 2-4 دن ہو گئے، ہم ہفتے میں 2 بار لاہور جاتے ہیں. ہمارا سامان ہم تک نہیں پہنچ پا رہا. میں نے 12 فٹ کی خندق کھود دی. خندق کھودنے کا کیا مقصد ہے؟ عوام کو آگے عوام مشکلات سے جون سے 2-4 ہے. گجرانوالہ، وزیر آباد اور گجرات میں جی ٹی روڈ کے اطراف انٹرنیٹ سروسز بند ہونے سے بھی شہری دوہری اذیت کا شکار ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد پر تاجروں نے مطالبات کے حق میں دھرنا دے دیا. ایکسپریس وے دونوں اطراف سے بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے آج اس کے نمائندے نوید اکبر. نوید، تاجروں کے آخر مطالبات ہیں کیا؟ جی بالکل، اسلام آباد میں کل پاکستان انجمن تاجران کے طرف سے یہ مظاہرہ جاری ہے، جس کی قیادت جو ہے اجمل بلوچ جو ان کے صدر ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ FBR جو ہے پوائنٹ آف سیل پر جو انہوں نے ڈیوائس لگانے کا فیصلہ کیا ہے وہ واپس لے. ان کا کہنا ہے کہ تاجروں کا پہلے ہی کورونا کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے معاشی قتل ہو رہا ہے اور یہ پوائنٹ آف سیل پر جو ڈیوائس لگے گی تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے. خاص طور چھوٹے تاجروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو لاگو کرنا جو ہے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اور حکومت یہ فیصلہ واپس لے، کیونکہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اگر یہ جاری رہتا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس سے ملک میں مہنگائی بھی بڑھے گی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہوں گی. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم دھرنا دیں گے اور ان کا یہ دھرنا جو ہے فیض آباد پہنچ چکا ہے اور فیض آباد میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایکسپریس وے دونوں طرف سے بند کی گئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک سائڈ کھول دی گئی ہے ایکسپریس وے کی. تاہم اس کے باوجود راولپنڈی اسلام آباد کے شہری شدید تکلیف کا شکار ہیں، کیونکہ ایکسپریس وے کی ایک سائڈ بھی بند ہونے سے اور فیض آباد بند ہونے سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ٹریفک جام ہے ہر طرف اور لوگ جو ہے وہ حقیقت ڈیوائس لگائے جانے کے خلاف فیض آباد میں تاجروں کا دھرنا اور اس دھرنے سے عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. نوید اکبر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. غیر قانونی نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا معاملہ عدالتی حکم پر عمل درآمد شروع ہو گیا. نسلہ ٹاور کی بجلی، گیس اور پانی کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. عمارت کو منظم کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے. اہم اجلاس میں 5 کور، پولیس، رینجرز اور ضلع انتظامیہ کے نمائندے شریک ہوئے. کراچی میں غیر قانونی قرار دیے گئے نسلہ ٹاور کو منہدم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. عدالتی حکم پر انتظامیہ نے بجلی، گیس اور پانی کے کنیکشنز منقطع کر دیے. اس اقدام کے خلاف رہائشی باہر نکل آئے. پولیس اور انتظامیہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی. عمارت کو کیسے گرایا جائے گا، اس کے لیے کمشنر کراچی کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اہم اجلاس ہوا. FWO، SBCA، NED یونیورسٹی کے ماہرین شریک ہوئے. 5 کور، پولیس اور رینجرز حکام اور ضلع انتظامیہ کے نمائندے بھی موجود تھے. اجلاس میں نسلہ ٹاور مسمار کرنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا. عمارت کو کنٹرولڈ ایمونیشن کے ذریعے گرانے کے لیے ٹیکنیکل فیزیبلٹی رپورٹ بھی مانگی گئی ہے، جس کے لیے ماہرین جائزہ لیں گے.
MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना है कि कराची में कहीं भी कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। नस्ला टावर में बसने वाले काबिजीन नहीं हैं। बम सिर्फ नस्ला टावर पर नहीं, पूरे कराची पर गिराया जाए। बिल्डिंग की तामीर के वक्त सरकारी अमला और हुकूमत कहाँ थी? हम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दर्दमंदाना, मुअद्दिबाना और हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि खुदारा इन मुतासिरीन जो इस नस्ला टावर के रिहायशी हैं, इनका कसूर नहीं है। इन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर ये जगहें खरीदी हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप बेशक जो एक्शन लेना चाहें लें। जब उन्होंने नस्ला टावर के रिहायशी से सवाल किया कि आपने खरीदते वक्त वेरिफिकेशन नहीं की थी, पूरे सूबे में केडीए की लीज हो, केएमसी की लीज हो, डीसी की लीज हो, रेवेन्यू की लीज हो, केपीटी की लीज हो, पोर्ट कासिम की लीज हो, कच्ची आबादी लीज हो, सोसाइटी लीज हो, किसी एक भी महकमे में वेरिफिकेशन का प्रोसीजर नहीं है। खरीदने वाला प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कहां से वेरीफाई करे? जिसने एनओसी दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आम आदमी कहां से जाके वेरिफिकेशन कराएगा? या तो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में कमरा बना दें कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे हो यहां से आके वेरीफाई करा लो। मैं चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करता हूं, ये बम सिर्फ नस्ला टावर में नहीं, फिर तो पूरे कराची में गिरा दिया जाए। नस्ला टावर के जाली कागजात बनाकर अवाम को लूटा गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का इल्जाम। कहा नस्ला टावर को एनओसी देने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वजीर आला सिंध और अफसरान को जेल भेजा जाए। उन्होंने नस्ला टावर के मकीनों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मकीनों को पैसे वापस दिलाए जाएं। 2013 में नस्ला टावर की एनओसी जारी की गई। 2013 में नस्ला टावर बनना शुरू हुआ। इसको जो भी इस पे कब्जा किया गया, गैर कानूनी जाली कागजात बने, सब कुछ हुआ। 2008 के बाद तो आपको पता है कि यहाँ साईं की सरकार है। जहां से वो प्लॉट निकलता है उसका वो डिपार्टमेंट किसका? कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत। नस्ला टावर की एनओसी फॉर सेल एसबीसीए ने दी। जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत। एसबीसीए से बिलावल हाउस चलता है, सीएम हाउस चलता है, इनके घरों के खर्च चलते हैं, इनकी रोटियां चलती हैं। नस्ला टावर के जो मकीन है, हमें उनसे हमदर्दी है। इनके जाली अकाउंट से पैसे रिकवर करके इन फ्लैट के ओनर्स को दिए जाएं। नस्ला टावर के बिल्डर की कमिश्नर कराची से कल मीटिंग होगी। नस्ला टावर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी का कहना है कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से कोई पूछने वाला नहीं। अगर कब्जा है तो इस हिस्से को रेगुलराइज भी किया जा सकता है। आबाद का कहना है कि अगर कोई फैसला आया 780 गज आपने कहा जमीन सही है और 341 गज जमीन इलीगल है, तो इलीगल जमीन किसी की तो होगी। ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जमीन है। आप सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को पूछ लीजिए। आपने उनको पार्टी नहीं बनाया, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को। आपने जिन्होंने अप्रूवल्स की है उनको नहीं पूछ रहे। अगर ये दो जनों को आप पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा मसला आपका कि ये इंक्रोचमेंट है या नहीं है। आबाद में कल बैठ के उनके साथ सेटलमेंट कराना, कमिश्नर के पास हम लेके जा रहे हैं बिल्डर को। जब आप बिल्डिंग तोड़ देंगे तो प्लॉट निकलेगा, उनके बाकी चीजें निकलेगी, तो वो मैकेनिज्म तय होगा ना बिल्डिंग गिराने से पहले। या इसको पूरा ऐसे ही गिरा देंगे? पहले हल करने पे नहीं आ रहे, पहले तोड़ने पे आ रहे, बाद में देखेंगे हल होना, तो बाद में हल नहीं होगा। ये बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर वफाकी वजीर परवेज खटक की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज खटक कहते हैं वफाकी हुकूमत नए वजीर आला के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अच्छा सर, यामद रिंद जो है वो वज़ीर आला कैंडिडेट है, जबकि बाबर मुस्तकिल स्पीकर के लिए। आप ये नहीं समझते कि सर वो वहाँ पर जो मेजोरिटी का फैसला होगा और विद इन बात होगा और वही इंशाल्लाह इलेक्ट होगा। कदूस बजिंजो को आप सपोर्ट करेंगे सर? कदूस बजिंजो को अपनी पार्टी के अंदर फैसला करेगा। पार्टी की जानिब से सर उनको नामजद किया गया पार्लिमानी कमेटी की जानिब से कल गुज़िश्ता रोज। तो जो फैसला बात करेगी पार्लिमानी ग्रुप के अंदर वही फैसला होगा। इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक इतना ही। मजीद खबरों से अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv और देखते रहिए आज न्यूज़।